क्या भारत का पॉलिटिकल मैप बदलने वाला है? कल्पना कीजिए, एक चुनाव में किसी राज्य के 10 करोड़ लोग वोट डालते हैं, दूसरे राज्य में 5 करोड़, तो पार्लियामेंट में किसकी ताकत ज्यादा होगी? क्या यह बराबरी है? और अगर आबादी के हिसाब से पार्लियामेंट की सीटें फिर से बांटी गई तो क्या इंडिया की पॉलिटिक्स का पूरा बैलेंस बदल जाएगा? यही वजह है कि आज इंडिया में एक ऐसा शब्द फिर से चर्चा में है जिसको हिंदी में परिसीमन बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं डीलिमिटेशन। एक तरफ कहा जा रहा है कि जिस राज्य में ज्यादा लोग हैं वहां ज्यादा प्रतिनिधित्व होना चाहिए, स्वाभाविक है। दूसरी तरफ साउथ इंडियन स्टेट पूछ रहे हैं कि अगर हमने पॉपुलेशन कंट्रोल किया तो क्या हमें उसकी पॉलिटिकल कीमत चुकानी पड़ेगी? और यहीं से शुरू होती है इंडिया की सबसे बड़ी इलेक्टोरल स्टोरीज में से एक। डीलिमिटेशन आखिर है क्या? देखो, डीलिमिटेशन का सिंपल मतलब है लोकसभा और विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी की बाउंड्रीज और रिप्रेजेंटेशन को पॉपुलेशन के हिसाब से दोबारा तय करना। लेकिन इंडिया में एक अनयूजुअल सिचुएशन रही है। 1976 के बाद पार्लियामेंट में राज्यों की कुल लोकसभा सीट का एलोकेशन 1971 के सेंसस यानी जनगणना के आधार पर फ्रीज कर दिया गया था। बाद में इसी फ्रीज को 2001 की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए पहली सेंसस आफ्टर 2026 तक बढ़ा दिया गया है। इसका मकसद सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं था, इसका एक बड़ा मकसद था स्टेट्स को पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए इंसेंटिवाइज करना, यानी जिस राज्य ने पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल किया उसे तुरंत कम पार्लियामेंट रिप्रेजेंटेशन की पेनाल्टी ना मिले। और यहीं से आज का सबसे बड़ा विवाद पैदा होता है। साउथ ने क्या किया है? अब मैप को नॉर्थ और साउथ की तरफ देखिए। केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन राज्यों ने पिछले दशकों में फर्टिलिटी और पॉपुलेशन ग्रोथ को काफी हद तक कंट्रोल किया है। इन राज्यों ने, लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे नॉर्दर्न स्टेट की पॉपुलेशन और तेजी से बढ़ती रही है। नतीजा क्या हुआ? आज इंडिया की पॉपुलेशन का जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन 1971 से बहुत ज्यादा बदल चुका है। लेकिन पार्लियामेंट में स्टेट का सीट एलोकेशन अभी भी पुराने कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीज से प्रभावित है, यानी पॉपुलेशन बदल गई है लेकिन पॉलिटिकल मैप पूरी तरह नहीं बदला। और 2026 के बाद यही फ्रीज टूटने की संभावना ने पूरी बहस को फिर से जगा दिया है। फिर डर किस बात का है? अब आते हैं साउथ इंडियन स्टेट की चिंता पे। मान लीजिए पार्लियामेंट की कुल सीट वही 543 रहती है और नई पॉपुलेशन के हिसाब से उनका रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो ज्यादा पॉपुलेशन वाले स्टेट को ज्यादा सीट मिलेंगी और कम पॉपुलेशन ग्रोथ वाले स्टेट का रिलेटिव शेयर कम हो सकता है। यही वजह है कि साउथ में सवाल उठ रहा है कि क्या पॉपुलेशन कंट्रोल करने वाले राज्यों को अब पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में नुकसान होगा? क्योंकि पार्लियामेंट में सिर्फ सांसदों की संख्या नहीं होती, सीट का मतलब है पॉलिटिकल बार्गेनिंग पावर। किसी बिल पर बहस हो, केंद्र की पॉलिसी पर प्रेशर बनाना हो या फेडरल इशू उठाने हो, रिप्रेजेंटेशन मैटर करता है। लेकिन कहानी का दूसरा पक्ष भी है। अगर किसी राज्य में पॉपुलेशन ज्यादा है तो वहां से ज्यादा एमपीज क्यों नहीं होने चाहिए? यही आर्गुमेंट डीलिमिटेशन के सपोर्टर्स देते हैं। उनका कहना है कि एक एमपी को लगभग समान पॉपुलेशन रिप्रेजेंटेशन करनी चाहिए। एमपी मतलब मध्य प्रदेश नहीं, एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात कही गई है। अगर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 20 लाख लोग हैं और दूसरी में 10 लाख, तो क्या दोनों के वोटर्स को समान रिप्रेजेंटेशन मिल रही है? यानी डिबेट सिर्फ नॉर्थ वर्सेस साउथ नहीं है, असल डिबेट है पॉपुलेशन बेस्ड रिप्रेजेंटेशन वर्सेस पॉपुलेशन कंट्रोल इंसेंटिव। सरकार का मॉडल क्या कहता है? देखो, यहां से कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है। 2026 में पेश किए गए डीलिमिटेशन प्रपोजल में एक मॉडल ऐसा है जिसमें लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ को बढ़ाकर 816 करने का विचार है। सरकार ने पार्लियामेंट में कहा कि इस मॉडल में साउदर्न स्टेट की सीट 129 से बढ़ाकर 195 हो सकती है और साउथ का टोटल शेयर करीब 24% के आसपास बना रहेगा। मतलब सरकार का आर्गुमेंट है कि साउथ की सीट घट नहीं रही है, सीट तो बढ़ेंगी, लेकिन क्रिटिक्स का सवाल इससे अलग है। वे पूछते हैं, सीट बढ़ाना पर्याप्त है क्या, या पार्लियामेंट में रिलेटिव पॉलिटिकल वेट भी सुरक्षित रहनी चाहिए? और यही इस पूरी डिबेट का सबसे इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है।
नॉर्थ में कौन सबसे ज़्यादा फायदा पा सकता है? अब इंडिया के पॉलिटिकल मैप पर वापस आइए। पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़े राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। PRS के 2011 सेंसस बेस्ड प्रोजेक्शन दिखाते हैं कि अलग अलग सीट्स एक्सपेंशन सिनारियो में इन राज्यों की लोकसभा रिप्रेजेंटेशन काफी बढ़ सकती है। उदाहरण के तौर पर 50% इंक्रीज मॉडल में बिहार की सीट 40 से 69 हो सकती है, 40 से 69 है, और यूपी की सीट 80 से 121 प्रोजेक्ट की गई है। लेकिन ध्यान रखिए, यह सिर्फ प्रोजेक्शन है, फाइनल सीट एलोकेशन अभी तक नहीं हुआ है, और यही वजह है कि इस मुद्दे पर वायरल नंबर्स को फाइनल रिजल्ट समझना गलत होगा। तो क्या ये नॉर्थ वर्सेस साउथ की लड़ाई है? शायद नहीं, क्योंकि दोनों तरफ एक जेन्युइन आर्गुमेंट है। नॉर्थ कहता है हमारे यहाँ ज़्यादा लोग हैं, हमें पॉपुलेशन के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। साउथ कहता है कि हमने पॉपुलेशन ग्रोथ कंट्रोल किया, डेवलपमेंट और फैमिली प्लानिंग पर काम किया, तो हमें इसकी पॉलिटिकल पेनल्टी क्यों मिलनी चाहिए? और कॉन्स्टिट्यूशन के सामने चैलेंज है, इन दोनों प्रिंसिपल के बीच बैलेंस कैसे बनाया जाए, यही असली कहानी है। इसका असर सिर्फ पार्लियामेंट तक सीमित नहीं रह जाएगा। डिलिमिटेशन का असर सिर्फ एमपीज की संख्या तक सीमित नहीं होगा। अगर कॉन्स्टिट्यूएंसी बाउंड्री बदलती है तो पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी भी बदलेगी। कुछ पुराने इलेक्टोरल स्ट्रॉन्ग होल्ड्स टूट सकते हैं, नई कॉन्स्टिट्यूएंसी बन सकते हैं, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी का डिस्ट्रीब्यूशन भी बदल सकता है, और सबसे महत्वपूर्ण 2029 के बाद इंडिया का पॉलिटिकल मैप आज के मैप से काफ़ी अलग दिखाई दे सकता है। इसीलिए मैंने सवाल पूछा था, क्या इंडिया का पॉलिटिकल मैप बदलने वाला है? हालांकि 2026 में सरकार ने कहा था कि 2029 तक होने वाले इलेक्शन मौजूद सीट्स और एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस के तहत ही होंगे, यानी आज की बहस का असर तुरंत अगले इलेक्शन में नहीं बल्कि आगे की पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में दिखाई दे सकता है। तो आखिर फैसला किसके पक्ष में होगा? नॉर्थ, साउथ, या फिर कोई ऐसा फॉर्मूला निकलेगा जो पॉपुलेशन को भी रिप्रेजेंट करे और पॉपुलेशन कंट्रोल करने वाले राज्यों के साथ फेयरनेस भी बनाए रखे? क्योंकि इंडिया में डेमोक्रेसी का एक बेसिक प्रिंसिपल है, हर नागरिक की पॉलिटिकल आवाज बराबर होनी चाहिए। लेकिन जब करोड़ों लोग अलग अलग राज्यों में अलग गति से बढ़ रहे हों तो उस बराबरी को पार्लियामेंट की सीट में ट्रांसलेट करना आसान नहीं होगा। इसलिए 2026 की डिलिमिटेशन सिर्फ बाउंड्रीज खींचने की एक्सरसाइज नहीं है, यह तय कर सकती है कि आने वाले दशकों में इंडिया की पॉलिटिकल पावर का नक्शा कैसा दिखेगा। और शायद पहली बार सवाल ये नहीं होगा कि कौन जीतेगा, सवाल होगा किसके वोट की पॉलिटिकल ताकत कितनी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, आपको जानकारी पसंद आई हो, तो प्लीज लाइक द वीडियो और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको वीडियो। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे वीडियो आपको देखने को मिलते रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।